नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा होगा ये तीसरा सेशन होगा जो कि इथिक्स का क्लासेस हमारी चल रही है। ठीक है, ये दृष्टि आईएएस के नोट्स हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ में 70 वीडियो इथिक्स के आपको मिल ही गए होंगे, कहीं भी टेलीग्राम के माध्यम से या फिर कहीं अन्य सोर्सेज के माध्यम से आपको मिल गए होंगे। तो अगर आपने उस वीडियो के माध्यम से देखने के बाद अगर ये जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं सर के, अगर वो आप पढ़ रहे हैं देन तो आपके लिए बेनिफिशियरी तो रहेगा ही। साथ ही चीज़ें आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं चीज़ें सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं मिला है तो वो वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी उसको आप यहाँ पे ले लीजिएगा। तो हमारे दूसरे सेशन में हमने यहाँ पे हिपोक्रेटिक ओथ यानी जो डॉक्टरों को जो शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे पढ़ा था। बाकी यहाँ पे अगला हमारा जो सेशन होगा उसी के आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अगला हमारा 6वां है फार्मेसी और नर्सिंग व्यवसाय के प्रति कर्तव्य। चिकित्सकों को चाहिए कि वे फार्मेसी एवं नर्सिंग पेशे जैसे सेवाओं को सम्मान दें, उनके पेशे को आगे बढ़ाने में सहयोग करें तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो उनका सहयोग लें। 7वां है चिकित्सा व्यवसाय के अंतर्गत अनैतिक समझे जाने वाले कुछ कार्य, अनएथिकल एक्ट, जैसे मरीजों को लुभाने के लिए विज्ञापन करना, पेटेंट एवं कॉपीराइट का उल्लंघन करना, स्वयं की दवा का दुकान चलाना, अनैतिक तरीके से कमीशन लेना। इसके साथ में फार्मेसी या दवा कंपनियों एवं चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कंपनियों से किसी भी प्रकार का धन या उपहार स्वीकार करना। 7वीं मानवाधिकारों का उल्लंघन करना, गुप्त तरीकों अर्थात सीक्रेट रेमेडीज़ के इलाज करना, इच्छा मृत्यु अर्थात यूथेनेसिया में सहयोगी होना और इसका अभ्यास यानी प्रैक्टिसिंग यूथेनेसिया अनैतिक कर्म माने जाएंगे। हालांकि विशिष्ट अवसरों पर मस्तिष्क मृत्यु होने के बाद भी जीवन रक्षक उपकरणों को हृदय और फेफड़ों के कार्य को बनाए रखने के लिए लगाए रखने या हटाए जाने का निर्णय लिया जाना होता है। यह निर्णय चिकित्सकों की एक टीम लेगी, न कि इलाज करने वाला अकेला चिकित्सक। ऐसी टीम में इलाज कर रहा चिकित्सक, अस्पताल का मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अस्पताल के इंचार्ज द्वारा मनोनीत एक चिकित्सक होगा। यह एक ऐसी टीम होगी जिसका गठन मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार हुआ हो। अगला हमारा है सजा एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई। पेशेवर कदाचार के संबंध में कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई केंद्रीय या संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद करती है। आरोपी चिकित्सक व्यक्तिगत तौर पर या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। चिकित्सा परिषद कुछ समय के लिए या पूरी तरह से उसका पंजीकरण रद्द कर सकती है और इस खबर को स्थानीय प्रेस में तथा विभिन्न चिकित्सा संघों, समितियों, निकायों के प्रकाशनों में प्रकाशित करा सकती है। नोट दिया गया है, यदि कोई चिकित्सक कानूनी प्रावधानों तथा विनियमनों का उल्लंघन करता है या इलाज में लापरवाही करता है तो उस पर आपराधिक मामला बनता है। ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कार्रवाई कानून के हिसाब से होता है। अब आइए इससे संबंधित एक केस स्टडीज देखते हैं। मान लीजिए डॉक्टर विवेक एक कुशल और अनुभवी सर्जन हैं। वे एक सामुदायिक अस्पताल में कार्यरत हैं। अपनी रात्रिकालीन सेवाएं पूरी करके वे घर जाने होते हैं, तभी एक महिला अपनी युवा पुत्री को लेकर अस्पताल आती है और नर्स से अपनी बेटी का इलाज करने के लिए कहती है। थोड़ी देर में वह महिला किसी अत्यावश्यक कार्य से घर जाने के लिए बोलकर अपनी बेटी को नर्स के सुपुर्द यानी सौंप कर घर चली जाती है। उस युवती के जननांगों से रक्तस्राव हो रहा है और वह गहरे दर्द से पीड़ित है। डॉक्टर विवेक जांच करने के बाद यह तय करते हैं कि महिला को या तो स्वतः गर्भपात हुआ है या असमय प्रसव। वो शीघ्रता से गर्भ की सफाई करते हैं और नर्स से कहते हैं कि वह युवती से पूछे कि क्या वह अस्पताल में तब तक रुक सकती है जब तक उपचार हेतु उसका अस्पताल में रुकना जरूरी हो। सुबह डॉक्टर विवेक की जगह एक दूसरे डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर विवेक बिना मरीज के साथ कोई वार्तालाप किए घर चले जाते हैं। अब इसमें देखा जाए कि नैतिक पक्ष क्या है, तो नैतिक पक्ष ये है कि डॉक्टर विवेक के आचरण में 3 तरह के कमियां दिखाई गई। ठीक है, कौन कौन सी कमियां हैं उनको अगर देखने का प्रयास करें तो पहली है कि संवाद के स्तर पर एक चिकित्सक का नैतिक दायित्व है कि वह पीड़ित से उसकी पीड़ा का कारण के अलावा इलाज के बारे में या उसके अस्पताल में रुकने या फिर न रुकने की समर्थता के बारे में पूछे। डॉक्टर विवेक ने इलाज करने से पहले रोगी या उसके परिजन की सहमति नहीं ली। दूसरा है संवेदनानी कंपैशंस। बतौर एक चिकित्सक
डॉक्टर विवेक में रोगी या फिर पीड़िता की तकलीफ़ के प्रति संवेदना के स्तर पर भी कमी दिखाई देती है। हो सकता है कि उनके द्वारा सर्जरी करने की कुशलता सराहनीय हो, परंतु संवेदना की कमी उनमें नैतिक मूल्यों के अभाव को दर्शाती है। बात करें कि इस केस स्टडीज़ में चिकित्सक रोगी के मध्य आपसी संबंध था रोगी के प्रति संवेदनशील न होने, उसके साथ वार्तालाप अर्थात रोग संबंधी बात न करने तथा इलाज करने से पहले रोगी की सहमति लेने जैसे मुद्दों को उठाया गया है, जो चिकित्सा आचार शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए एक और देखते हैं। डॉक्टर ए सिटी अस्पताल में एनेस्थेटिक के रूप में नवनियुक्त हुए हैं। उन्हें अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन के कुछ बातों को लेकर शिकायत है। एक तो यह कि वे ऑपरेशन करने के लिए पुरानी हो चुकी तकनीकों यानी आउटडेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते रोगी को सर्जरी के पश्चात काफ़ी पीड़ा होती है और ठीक होने में भी अधिक वक्त लगता है। दूसरी यह कि वे ऑपरेशन थिएटर में रोगी के संबंध में अशिष्ट चुटकुले सुनाते हैं, जिससे उनकी सहयोगी नर्स असहज महसूस करती है। सर्जन से काफ़ी कनिष्ठ होने के कारण डॉक्टर ए न तो व्यक्तिगत रूप से उसकी आलोचना कर सकते हैं और न ही उच्च प्राधिकारियों को उसकी शिकायत कर सकते हैं। फिर भी डॉक्टर ए को महसूस होता है कि उन्हें हालात को बदलने के लिए कुछ अवश्य करना चाहिए। अब इसमें नैतिक पक्षों की अगर बात किया जाए तो यहाँ हालातों को बारीकी से देखने पर साफ दिखता है कि डॉक्टर ए अपने वरिष्ठ सर्जन के व्यवहार से उचित ही क्षोभ में हैं, क्योंकि वरिष्ठ सर्जन का व्यवहार न केवल मरीज के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है, अपितु यह मरीज और साथी कर्मचारियों और नर्सों के प्रति अशिष्टता भी है। डॉक्टर ए का यह फर्ज है कि वे इस व्यवहार की उपेक्षा न करते हुए इसे रोकने का प्रयत्न करें। इसके लिए सर्वप्रथम डॉक्टर ए को वरिष्ठ सर्जन के इस आपत्तिजनक व्यवहार में किसी भी तरह से सहयोग देने से खुद को दूर करना होगा, जैसे उनके चुटकुलों पर हंसना नहीं। अगर डॉक्टर ए को यह लगता है कि अपने वरिष्ठ सर्जन से इस बारे में व्यक्तिगत स्तर पर बात करना ज़्यादा प्रभावी रहेगा, तो उन्हें सीधे सर्जन से ही बात करनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अस्पताल के उच्च प्राधिकारियों से इस बारे में सीधे बात करनी चाहिए। यदि उच्च प्राधिकारी भी इस स्थिति में कुछ न करने के इच्छुक दिखें तो डॉक्टर ए को चिकित्सकों को लाइसेंस प्रदान करने वाली संस्था से संपर्क कर जांच कराने के आवेदन करने चाहिए। तो आपको देखा होगा कि इस तरीके से अगर प्रश्न आता है तो इसके कितने प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, यह आप समझ पाएंगे जब आपने क्लासेस की होंगी, और सारी क्लासेस करने के बाद जो आपका डेवलप हो जाए माइंड, उसके हिसाब से जब क्लास नोट तैयार किया जाता है तो वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ऑल राइट, चलिए अगला हम लेते हैं यहाँ पे। डॉक्टर सुधा एक छोटे से कस्बे में एक जनरल फिजिशियन है। ये एक संविधा शोध संगठन अर्थात कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अस्थि संधि शोध अर्थात ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए एक नई दवा NSAID के नैदानिक परीक्षण अर्थात क्लिनिकल ट्रायल के लिए डॉक्टर सुधा से संपर्क किया। संगठन की तरफ से डॉक्टर सुधा को इस नैदानिक परीक्षण के लिए मरीजों के नामांकन हेतु एक बड़ी राशि की पेशकश की गई। कंपनी के प्रतिनिधि ने डॉक्टर सुधा को भरोसा दिलाया कि उन्होंने नैदानिक परीक्षण के लिए आवश्यक सभी प्रकार के अनुमोदन अर्थात अप्रूवल्स, जिनमें नैतिक पुनरीक्षण समिति अर्थात इथिकल रिव्यू कमेटी का अनुमोदित भी शामिल है, प्राप्त कर लिए हैं। चूँकि डॉक्टर सुधा ने कभी ऐसे किसी परीक्षण में भाग नहीं लिया था, इसलिए वे इस बात से बहुत खुश हैं कि उन्हें ऐसा मौका तो मिला ही, साथ ही इसके लिए ज़्यादा पैसे भी मिल रहे हैं। अतः परीक्षण के अन्य वैज्ञानिक या नैतिक पहलुओं की गहराई से जांच किए बिना ही वे इस पेशकश की स्वीकार कर लेती हैं। अब आपको बताना है इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ। पहले तो अब नैतिक पक्ष की बात किया जाए तो डॉक्टर सुधा को जल्दबाजी में यह पेशकश स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए, इसके बाद फिर आंसर पे आइए। डॉक्टर सुधा को पहली बात तो जल्दबाजी से यह पेशकश स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें सर्वप्रथम इस योजना के नैतिक शोध के बारे में ज़्यादा पता करना चाहिए था, ख़ास तौर पर वह प्रोटोकॉल जो नैतिक पुनरीक्षण समिति के सामने रखा गया हो तथा जिस पर उस समिति ने अपनी टिप्पणी की हो या शर्तें रखी हो। इसके अलावा एक ज़रूरी बात यह है कि उन्हें सिर्फ अपने क्षेत्र अर्थात एरिया प्रैक्टिस से संबंधित परियोजनाओं में ही भागीदारी करनी चाहिए तथा परियोजना की वैज्ञानिक श्रेष्ठता तथा सामाजिक उपादेयता के प्रति खुद को संतोषप्रद स्थिति तक अवगत कराना चाहिए।
अगर इन्हें लगता है कि वे इस परियोजना का स्वयं से सही मूल्यांकन नहीं कर पा रही हैं तो उन्हें बड़े केंद्रों पर अपने साथियों को सलाह लेनी चाहिए। अब डॉक्टर सुधा को सर्वप्रथम मरीजों का हित सुनिश्चित करना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें मरीजों के नामांकन किया जाए जो पहले से चल रहे अपने इलाज को छोड़कर इस परीक्षण को अपनाने को राजी हो। डॉक्टर सुधा को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करने पर मरीजों को कोई स्वास्थ्य हानि न हो। साथ ही उन्हें मरीजों के इस वैकल्पिक इलाज के बारे में स्पष्ट रूप से बताकर ही यह सहमति लेनी चाहिए थी कि वे इसमें भागीदारी करना चाहती हैं या नहीं। उन्हें परीक्षण से गुजर रहे प्रत्येक मरीज का ध्यानपूर्वक अवलोकन या निगरानी करनी चाहिए तथा किसी प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में तुरंत सही इलाज का प्रबंध करना चाहिए। अंततः उन्हें अपने मरीजों से संपर्क करके उन्हें शोध के परिणामों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ठीक, ये हो गया चीज़ें। अब एक अगली केस स्टडीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगला केस स्टडीज़ है चौथी हमारी है कि मान लीजिए डॉक्टर राज जो एक सरकारी चिकित्सक हैं, ठीक, उनमें इस बात का रोष है कि मरीज एक ही बीमारी के इलाज के लिए उनके पास आने के बाद अन्य चिकित्सकों के पास भी जाते हैं या अन्य चिकित्सकों से परामर्श के बाद उनके पास आते हैं। उनको लगता है कि यह संसाधनों के दुरुपयोग के साथ साथ मरीजों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अतः उन्होंने फैसला किया कि वो मरीजों को बता देंगे कि ऐसे मामलों में वो इलाज नहीं करेंगे। अब उनका इरादा नेशनल मेडिकल एसोसिएशन को अपने विचारों से अवगत कराकर सरकार के इस तरह स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश करना है। नैतिक पक्ष की बात किया जाए तो इसमें क्या है नैतिक पक्ष कि इस केस स्टडी चिकित्सक और समाज के संबंध को केंद्र में रखती है। पहली बात, एक चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग दे तथा संसाधनों का दुरुपयोग होने से रोके। साथ ही महामारी एवं संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय करे तथा लोगों को जागरूक करे। डॉक्टर राज की आपत्ति उचित है, परंतु हम देखते हैं कि आमतौर पर मरीज अपने इलाज के बारे में तर्कसंगत निर्णय नहीं ले पाते तथा कई चिकित्सकों से परामर्श लेते हैं। हालांकि यदि वो सरकारी प्रणाली से बाहर जाकर अन्य चिकित्सक से इलाज कराते हैं तो समाज पर खर्च का बोझ नहीं पड़ता, परंतु डॉक्टर राज का जो समय उनके इलाज में बर्बाद होता है वो किसी अन्य मरीज के काम आ सकता है। इसलिए डॉक्टर राज का समाज हित में नेशनल मेडिकल एसोसिएशन में अपनी शिकायत लेकर जाना भी एक उचित कदम है, क्योंकि यह समस्या सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि अन्य चिकित्सकों एवं मरीजों को भी प्रभावित कर रही है। अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है चिकित्सा आचार शास्त्र से जुड़ी कुछ उल्लेखनीय घटनाएं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1946 से 1948 के मध्य ग्वाटेमाला में उपदंश रोग अर्थात साइफिल्स के जीवाणु का इंसानों पर प्रयोग किया। चिकित्सकों ने सैनिकों, कैदियों, वेश्याओं और मानसिक रोगियों को उनकी सहमति के बिना ही सिफिलिस और अन्य यौन संचालित रोगों अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से संक्रमित किया तथा बाद में एंटीबायोटिक दवाओं से उनका इलाज किया। अब अगर बात की जाए रिजल्ट की तो इन प्रयोगों में कम से कम 83 लोगों या 83 लोगों की मृत्यु हो गई और अक्टूबर 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्वाटेमाला मानव प्रयोग के लिए औपचारिक रूप से माफ़ी मांगी। दूसरा, 1998 अमेरिका के व्योमिंग शहर में 60 वर्षीय डोनाल्ड सेल अपनी अनिद्रा की समस्या लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इसे अवसाद अर्थात डिप्रेशन की समस्या बताकर उनका एंटी डिप्रेशन दवा पैक्सिल का कोर्स शुरू कर दिया। डोनाल्ड ने पैक्सिल के इलाज से शुरू होने के 48 घंटों के अंदर अपनी पत्नी, पुत्री, पोती और खुद को मार डाला। डोनाल्ड के दामाद अर्थात टिम टोबिन ने दवा बनाने वाली कंपनी स्मिथ क्लाइन अब ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। बात करते हैं यह मामला 21 मई से 6 जून 2001 तक व्योमिंग की अदालत में चला। जूरी ने स्मिथ क्लाइन कंपनी को दोषी मानते हुए टीम टोबिन को $6.4 मिलियन का मुआवजा दिलवाया और यह किसी भी दवा कंपनी को नशीली दवा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण दोषी ठहराए जाने का पहला फैसला था। आइए बात करते हैं पर्यावरणीय नैतिकता अर्थात इन्वायरमेंटल एथिक्स की। पर्यावरणीय नैतिकता पर्यावरण दर्शन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मनुष्य और पर्यावरण के आपसी संबंधों का नैतिकता के सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के आलोक में
अध्ययन करते हैं। इनमें मुख्य रूप से मनुष्य के उन क्रियाकलापों का नैतिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है जिनमें पर्यावरण प्रभावित होता है। बात करते हैं पृष्ठभूमि की। पृथ्वी पर मानव जाति एक आत्मनिर्भर, स्वयं में पर्याप्त अर्थात सेल्फ सफिशिएंट और सबसे पृथक प्रजाति नहीं है। वस्तुतः अपने अस्तित्व के लिए वह अपने चारों ओर व्याप्त पर्यावरण पर निर्भर है। पर्यावरण के अंतर्गत किसी भी जीव के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्व अर्थात जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीवाणु, जल, वायु, अग्नि, चट्टानें तथा जलवायु के तत्व तथा इनसे संबंधित प्रक्रियाएं आती हैं। अतः एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के मध्य अन्योन्याश्रय संबंध होता है। बात करते हैं पर्यावरण के सभी घटकों में मनुष्य एक ऐसा सक्षम और शक्तिशाली अवयव है जो पर्यावरण के अन्य अवयवों के अस्तित्व या स्थिति को प्रभावित करता है, कभी अपनी सुरक्षा के लिए तो कभी अपने लालच के लिए तो कभी अपने शौक पूरे करने के लिए। मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य प्रकृति का उपयोग एवं उपभोग करता आया है। इस आधार पर उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वह अन्य जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अस्तित्व की सुरक्षा सुनिश्चित करे तथा पर्यावरणीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपभोग करे। परंतु आधुनिक युग में औद्योगिकरण के रथ पर सवार मनुष्य प्रजाति श्रेष्ठता के दंभ में स्वार्थवाद और सुखवाद जैसे निकृष्ट दार्शनिक विचारों और उपभोक्तावादी प्रवृत्ति से वशीभूत होकर पर्यावरण का विनाश करने पर तुला हुआ है। मनुष्य के इस व्यवहार के परिणाम स्वरूप ही सैकड़ों जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है तथा हजारों विलुप्ति के कगार पर है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ओजोन छिद्र और वैश्विक तापन जैसी पर्यावरणीय स्थितियां मनुष्य और पर्यावरण के आपसी संबंधों की विषमता को दर्शाता है। इन सभी परिस्थितियों के आलोक में ही पर्यावरणीय नैतिकता का उद्भव और विकास हुआ है तथा 20वीं सदी के 7वें एवं 8वें दशक से पर्यावरणीय नैतिकता का अध्ययन नीति शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में किया जाने लगा है। अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति और पर्यावरण की। देखिए, भारतीय संस्कृति में समाज का पर्यावरण के साथ एक अद्भुत संबंध दृष्टिगोचर यानी दिखाई पड़ता है। यहाँ प्राचीन काल से ही प्रकृति को जीवनदायिनी मानकर न केवल उसका संरक्षण किया जाता रहा है बल्कि उसे पूज्य भी समझा जाता है। आज भी समाज में पीपल, बरगद, तुलसी, बेल, नीम, केला, हरी घास तथा दूब आदि की पूजा की जाती है। हम सनातन धर्म में अग्नि, जल, वायु आदि को देवता का दर्जा देते हैं तथा विभिन्न जीव जंतुओं को विभिन्न देवी देवताओं का प्रिय मानकर उनका संरक्षण करते हैं। जैसे शेर को दुर्गा माँ का वाहन, गरुड़ को भगवान विष्णु का तो चूहे को गणेश जी का वाहन मानकर सम्मान दिया जाता है। अब गाय को माता की पदवी दी जाती है तो बंदर को हनुमान जी का और सर्प को जैसे विषैले जीव को शंकर भगवान का प्रतिनिधि समझकर श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में खाना पकाते समय पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी कुत्ते के लिए और तीसरी कौवे के लिए पकाने के बाद ही परिवारजन भोजन करते हैं। चींटियों के लिए आटा डालना तथा मछलियों को आहार देना भी भारतीय संस्कृति की दिनचर्या का हिस्सा रहा है। अतः स्पष्ट है कि भारतीयों में प्राचीन काल से ही पर्यावरण के महत्व की गहराई से समझ थी और वे इसके प्रति सदैव संवेदनशील भी रहे। बात करते हैं पर्यावरणीय नैतिकता का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, पर्यावरण अर्थात प्रकृति विभिन्न जैविक अजैविक संसाधनों से परिपूर्ण है। साथ ही प्रकृति के अधिकांश संसाधन नवीकरणीय भी है, परंतु आज जिस गति के साथ मानव अपने अनियंत्रित लालच के वशीभूत होकर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, उसके समक्ष प्रकृति की प्रतिस्थापन शक्ति अर्थात रिप्लेसमेंट पावर भी घुटने टेक रही है। गांधी जी ने एक बार कहा था, पृथ्वी अर्थात प्रकृति के पास हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, हमारी लालचों को पूरा करने के लिए नहीं। आज स्थिति ये है कि इस वर्ष 8 अगस्त 2016 को पारिस्थितिकी ऋण दिवस अर्थात अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाएगा। यानी हम वर्ष के 7.25 महीने में ही प्राकृतिक संसाधनों का उतना उपभोग कर चुके होंगे जितना भरपाई प्रकृति एक वर्ष में कर पाती है। पारिस्थितिकी ऋण दिवस क्या होता है, इसके बारे में यहाँ देखा जाए तो यह वह अनुमानित दिन है जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका होता है। इस सीमा के बाद उपभोग उस वर्ष में प्रकृति द्वारा मनुष्य पर ऋण होता है।
यानी मान लीजिए कि मैंने आपको 100 रुपया दिया है और आपको बताना है कि 100 रुपये एक महीने में आपको खर्च करने हैं, लेकिन आपने खर्च कर दिया 120, यानी ये 20 रुपये आप मेरे रेडी हो गए। उसी तरीके से अर्थ ओवरशूट डे का उद्देश्य पृथ्वी के सीमित संसाधनों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा भावी पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना है। यूके के एरिक सीमंस ने अपने एनजीओ न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन तथा ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के सहयोग से इस दिवस की शुरुआत की थी। बात करते हैं अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मनुष्य वनों की बेतहाशा कटाई कर रहा है। वनाग्नि, झूम खेती, फसलों में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग इत्यादि के माध्यम से मनुष्य अपने आसपास के पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचा रहा है। मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप ही नदियों में जल प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्थिति तक पहुंच चुका है। इससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। गौरतलब है कि बड़े बड़े बांधों का निर्माण भी एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र को गहराई से प्रभावित करता है। ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से वैश्विक तापन जैसी स्थिति हो, या ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैसों का उत्सर्जन हो, या फिर जीव जंतुओं को अत्यधिक शिकार एवं व्यापार, ये ऐसी समस्याएं हैं जो पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रही है। प्राकृतिक आहार श्रृंखला के शीर्ष पर विद्यमान प्राणियों जैसे शेर, गिद्ध, गंगा डॉल्फिन आदि की तेजी से घटती संख्या पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। वहीं बात की जाए कि आज पर्यावरण को लेकर विभिन्न विचारधाराओं एवं सिद्धांतों में द्वंद्व है, जहां स्वार्थवाद, सुखवाद, मार्क्सवाद, व्यवहारवाद यानी प्रैग्मेटिज्म जैसे मानव केंद्रित अर्थात एंथ्रोपोसेंट्रिक दार्शनिक विचार प्रकृति को महज मानव हित साधनों का एक उपकरण मानते हैं तथा प्रकृति के अनियंत्रित दोहन के औचित्य को एक वैचारिक आधार देने का प्रयास करते हैं। जैसे मार्क्स के अनुसार प्रकृति मनुष्य के लिए साधन, भोग्य तथा विजय है, वह मैत्री, साहचर्य या संवेदना का विषय नहीं है। वहीं परिणाम निरपेक्षवाद यानी डीओंटोलॉजी, गुण नैतिकता अर्थात वर्च्यू इथिक्स तथा गांधीवाद जैसे दार्शनिक विचार प्रकृति में निहित आंतरिक मूल्यों का सम्मान करने के साथ साथ उनका संरक्षण करने अन्यथा दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की सीख देते हैं। इन परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य ही इस परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य का द्वंद्व ही पर्यावरणीय नैतिकता का कार्यक्षेत्र है। बात करते हैं आज पर्यावरणीय नैतिकता का अध्ययन जीवन के अस्तित्व की रक्षा के लिए परमावश्यक है। मानव को यह अवश्य जानना चाहिए कि पर्यावरण के साथ उसका आचरण कैसा हो। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आज जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण कई द्वीपीय देश जलमग्न होने की कगार पर हैं। यह सब मानव द्वारा पर्यावरण की उपेक्षा करने का ही नतीजा है। इसलिए अगर अभी भी समय रहते मानव जाति ने पर्यावरण के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाई तो वह दिन दूर नहीं जब वह जीवनदायिनी प्रकृति के सबके विनाश की आधारशिला रखेगी। अब बात करते हैं भारत में पर्यावरण से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं की। चिपको आंदोलन। यह आंदोलन सन 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड के चमोली जिले में प्रारंभ हुआ। श्रीमती गौरा देवी इस आंदोलन की जननी और प्रणेता थी। वे चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में गांधीवादी विचारधारा पर आधारित इस आंदोलन की अगुवाई सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट ने की। उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के लिए किया गया यह आंदोलन शीघ्र ही पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ। यह पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया था। उन्होंने राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया था। उनके विरोध का तरीका भी अनोखा था। जब भी ठेकेदार के मजदूर वृक्ष काटने के लिए आगे बढ़ते, महिलाओं पेड़ों से चिपक जाती। इसी कारण इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। इस आंदोलन का घोष वाक्य है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, बयार मतलब हवा, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। सन 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार यानी राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। साइलेंट वैली आंदोलन की बात किया जाते हैं। दूसरा है हमारा साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है तथा अपनी घनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।
केरल सरकार ने 1973 में इस घाटी में एक पनबिजली परियोजना के लिए बांध के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसके अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावना व्यक्त की गई। केरल सरकार इस परियोजना को हर हाल में अमली जामा पहनाना चाहती थी, किंतु इस परियोजना के विरोध में वैज्ञानिकों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्रीय लोगों के स्वर गूंजने लगे। उनका विचार था कि इससे इस क्षेत्र में कई विशेष फूलों, पौधों और संकटापन्न प्रजातियों जैसे शेरमुहा बंदर के विलुप्त होने का खतरा है। इतना ही नहीं, इस परियोजना से पश्चिमी घाट की सदियों पुरानी संतुलित पारिस्थितिकी को भारी क्षति पहुंच सकती है। इस आंदोलन के कारण केरल सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। 1984 में इस घाटी को साइलेंट वैली नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। तीसरा हमारा है जो घटना देखी जाती है विश्नोई आंदोलन। सन 1730 में राजस्थान में जोधपुर के शासक ने अपने नए महल के लिए लकड़ी हेतु बिश्नोई समाज के गांव खिजड़ी में पेड़ काटने का आदेश दिया। गौरतलब है कि बिश्नोई समाज पर्यावरण के साथ सहचारिता बनाए रखने पर बल देता है, जैसे हरे भरे वृक्षों को न काटना, पशुवध की पाबंदी आदि। अतः जब राजा के सैनिक खिजड़ी गांव के पेड़ काटने लगे तो अमृता देवी की अगुवाई में 363 बिश्नोइयों ने विरोध के तौर पर पेड़ों से लिपट कर अपना बलिदान दे दिया। आगे चलकर यह घटना चिपको आंदोलन की प्रेरणा बनी। अब बात करते हैं पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस स्टडीज़ की। मान लीजिए आप एक जिलाधिकारी हैं, चलिए मान लिया, तथा आपका जिला एक वन आरक्षित क्षेत्र से सटा हुआ है। ठीक, आपके ज़िला में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। एक दिन ज़िले के किसान आपके पास शिकायत लेकर आते हैं कि जंगली हाथियों के झुंड अक्सर जंगल में लगे खेतों में आ जाते हैं और खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। उनको खदेड़ने के प्रयास में अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसलिए अब किसान अपने आप को बहुत असहाय महसूस करने लगे हैं। किसानों ने बताया कि वे इस समस्या के समाधान के लिए वन अधिकारियों के आगे भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, परंतु वन विभाग की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आपको यह बात भी पता चलता है कि अपनी इस समस्या से परेशान किसान उन शिकारियों की मदद करने लगे हैं जो गैर कानूनी तौर पर हाथियों का शिकार करते हैं। ऐसे में आप इस समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे? वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समझिए, इसके बाद यहाँ पे समाधान पे हम आते हैं। देखिए, ऐसा अनुमान है कि भारत में, ये रियल डाटा है, ठीक है, ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 28,000 जंगली हाथी हैं जो लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विचरण करते हैं। लेकिन पिछले 3-4 दशकों से इनके निवास क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार केवल उत्तर पूर्व के राज्यों में ही 1991 से 1999 के मध्य हाथियों के वास का 1802 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कम हो गया। देश के अन्य क्षेत्रों में भी हाथियों के निवास क्षेत्रों की कमोबेश यही स्थिति है। इसी कारण हाथियों के झुंड विचरण करते हुए अक्सर जंगलों से सटे इलाकों में चले जाते हैं। कई बार सूखा जैसी चरम मौसमी स्थितियों में भोजन और पानी की खोज में हाथियों और मानवों का आमना सामना हो जाता है। हाथी अपने निवास क्षेत्र के नष्ट होने का हर्जाना फसलों को खाकर व नष्ट करके लेते हैं। हर वर्ष सैकड़ों लोग इस संघर्ष के मारे जाते हैं और कई 100 करोड़ रुपए की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। साथ ही प्रतिवर्ष 40 से 50 हाथी भी इस संघर्ष में बलि चढ़ते हैं। अब बात किया जाए कि हाथियों और मनुष्यों के इस संघर्ष को कम करने के लिए 2 स्तरों पर कार्य करना होता है। एक अल्पकालिक अर्थात सामरिक उपाय यानी शॉर्ट टर्म टैक्टिकल सॉल्यूशन, दूसरा दीर्घकालिक अर्थात रणनीतिक उपाय यानी लॉन्ग टर्म यानी स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशंस। अल्पकालिक उपायों में जो है शोर मचाना, जैसे शोर करना, जैसे चिल्लाना, ड्रम बजाना, पटाखे फोड़ना इत्यादि। खेतों में प्रवेश स्थलों पर आग जलाना। अब ये इसका जो है आप केरल को जो दिया गया था ना, जो हाथी जो जिसने खा लिया था उसके पेट में बच्चा भी था और इस तरीके से उसने खाने बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसने बम जो है किसी खाद्य पदार्थ में बम मिला दिया था, जिसके बाद उसने खाया पटाखे के बाद उसमें पेट में जो है सारी चीज़ें अतड़ियाँ जो है, आपने दिखा होगा ये केस, तो उसको भी आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। खेतों में प्रवेश स्थलों पर आग जलाना, मचाना, ठीक है, शोर मचाना बनाकर किसानों द्वारा आपसी सहयोग से रखवाली करने जैसे उपाय शामिल है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि इन स्थानीय उपायों से फसलों को बचाने में मदद मिलती है, परंतु इन उपायों में सतत निगरानी के लिए किसानों को लगातार जागना पड़ता है और जो दीर्घकालिक दृष्टि से व्यवहारत नहीं है। साथ ही ऐसे उपायों में जानवरों के आमना सामना होने पर जान का खतरा भी रहता है। अब देखिए,
बाड़ों एवं खाइयों द्वारा भी हाथियों के रास्ते को अवरुद्ध किया जा सकता है, परंतु अच्छी तरह से तैयार बाड़े एवं खाइयाँ हाथियों को खेतों से दूर कर देती है, लेकिन फिर ये उनका आसपास के गांवों की ओर जाने का कारण भी बनती है। साथ ही बाड़ों और खाइयों को लोग अपने उपयोग के लिए बेकार कर देते हैं और उनका पर्याप्त ध्यान नहीं रखते हैं। बहुप्रचारित रामबास अर्थात एगेव और नागफनी अर्थात कैक्टस की जैव बाड़े भी हाथियों के झुंड को रोकने में अप्रभावी सिद्ध हुई है। पश्चिमी बंगाल के वन विभाग ने वन के आंतरिक हिस्सों में हाथियों के लिए चारा घास तथा बांस उगाए। वन क्षेत्र के अंदर कृत्रिम जलाशयों की उपलब्धता तथा मिर्च और तंबाकू की बाड़े हाथियों को वन क्षेत्र में रोक पाने में काफ़ी प्रभावकारी रही है। मैं वन अधिकारी और किसानों से मिलकर इन्हीं उपायों को अमल में लाने को कहूँगा। वहीं अगर बात की जाए कि दीर्घकालीन उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है मानव के व्यवहार में बदलाव। उनके संघर्ष को अकेले वन विभाग या जिला प्रशासन के प्रयासों से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि यह कृषि विभाग, बीमा कंपनियों, भूमि प्रयोग योजनाकारों, जीव विज्ञानियों और राजनीतिक इच्छाशक्ति के सम्मिलित प्रयासों से ही संभव होगा। वर्तमान और भविष्य की सभी योजनाओं में हाथियों के निवास क्षेत्र यानी हैबिटेट्स के समायोजन का स्थान मिलना चाहिए। इस नीति को लागू करने के लिए राष्ट्रीय बजट में एक निश्चित राशि का आवंटन भी होना चाहिए। एक जिलाधिकारी होने के नाते मैं अपने क्षेत्र के लोगों को इस समस्या और अपने सुझावों का उच्च अधिकारियों के पास प्रेषित कर उचित कदम उठाने का भी आग्रह करूँगा। साथ ही किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा मिले, यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करूँगा। अंतिम तौर पर किसानों से अपील करूंगा कि वे अवैध शिकार करने वाले शिकारियों की मदद न करें, क्योंकि यह उन्हें कानून की नज़र में अपराधी बताता है। साथ ही वन अधिकारियों को भी अवैध शिकार के बारे में अवगत कराऊंगा। इस तरीके से आप यहाँ पे केस स्टडीज़ ये देख सकते हैं। तो हमारा समय हो चुका है, हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो चाहिए होगा तो वीडियो मिल जाएगा, अदरवाइज टेलीग्राम पे भी आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस।